विपक्ष के भारी विरोध के बीच जी राम जी बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो गया है। भारी हंगामे के बीच लोकसभा से पास होने के बाद कल देर रात बिल राज्यसभा से भी पास हो गया है। इस बीच विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। टीएमसी समेत विपक्ष के सदस्यों ने संसद परिसर में धरना दिया। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने इस बिल को जबरदस्ती पास करवाया है। राहुल ने इस बिल को गांव विरोधी भी करार दिया है। विपक्ष ग्रामीण रोजगार गारंटी से जुड़े इस बिल से महात्मा गांधी का नाम हटाने का विरोध कर रहा है। साथ ही विपक्ष का कहना है कि सरकार ने बिल का आर्थिक बोझ राज्यों पर डाल दिया है। इससे ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को झटका लगेगा। विपक्ष चाहता था कि जी राम जी बिल संसदीय समिति से भेजा जाए, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने जी राम जी बिल को गरीबों के लिए नुकसानदेह बताया और कहा कि मनरेगा इससे बेहतर था। Spoken about this before. This bill is going to be very, very harmful for the poorest of the poor, because the original Manrega scheme, the way it was structured, where the centre paid 90% of the funds for it, was a scheme which was the backbone of the rural economy and the backbone, the greatest support for people who are very, very poor and had difficulty getting employment. And for 20 years it's been one of the good schemes which has run, which has helped poor people. Now in this new formation, in the new form of the bill, when you cut down so much of the allocation from the center, and most of the allocation is, a lot of it is going to come from the states are not going to be able to afford it, which means the scheme will die. तो समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा है कि जी राम जी बिल मनरेगा को खत्म करने की साजिश है। देखिए, ये बिल मनरेगा को खत्म करने की एक साजिश है सरकार की। जानबूझकर इस योजना को खत्म, पहले ही कहा करते थे कि इससे मजदूर नहीं मिल रहे हैं, अब उन्होंने तरीका निकाल लिया है। 40% कोई दे नहीं पाएगी राज्य सरकार, योजना लागू नहीं होगी। और जिन जिन योजनाओं में शेयर राज्य का 40% और केंद्र का 60% है, वो एक भी योजना नहीं चलेगी, ये भी नहीं चलेगी। वहीं दूसरी ओर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि मनरेगा भ्रष्टाचार और लूट का अड्डा बन गया था। नया बिल गांव में क्रांति लाएगा। ये बिल ऐसा था कि जो मनरेगा पुराना स्कीम था, जिसको लोगों ने लूट कसोट का एक जरिया बना कर रखा हुआ था, पूरा का पूरा उसमें तंत्र ऐसा बन गया कि वो सेंटर से पैसा आता था और पूरा लूटते थे। हर राज्य में ऐसा सामने में इतना आया कि लोगों का जिंदगी में ज्यादा बदलाव नहीं आया, लेकिन लूट का जरिया बन गया। उसको सुधारने के लिए जी राम जी बिल लेके आया। इस भारी हंगामे के बीच संसद का शीतकालीन सत्र आज संपन्न हो गया। हालांकि इस बीच रोजगार गारंटी, इंश्योरेंस अमेंडमेंट समेत कई अहम बिल पारित हुए हैं। इसके अलावा वंदे मातरम और चुनाव सुधार जैसे अहम मुद्दों पर लंबी चर्चा भी हुई है। संसद सत्र के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण जी, कितना सफल कहा जाए इस संसद के शीतकालीन सत्र को? देखिए, संसद का शीतकालीन सत्र हंगामेदार भी रहा और रिफॉर्म के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा सफल भी रहा। अगर दोनों सदनों के अलग अलग हिसाब से देखें तो राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी 121% रही। कुल 15 बैठकें हुई और 8 बिल यहाँ पे पारित हुए। लोकसभा में की प्रोडक्टिविटी 111 दिन रही। हालांकि इस पूरे प्रोडक्टिविटी के दौरान कई सारे महत्वपूर्ण बिल यहाँ पे दोनों सदनों से पारित होते हुए दिखे, जिसमें रोजगार गारंटी वाले मनरेगा की जगह जी राम जी बिल पारित हुआ। हालांकि इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ, जिसके तहत 100 दिन के बजाय 125 दिन रोजगार देने की बात है। हालांकि राज्यों की भागीदारी इसमें बढ़ा दी गई है। पहले कोई भागीदारी नहीं होती थी, अब 40% उनकी भागीदारी रहेगी, जिसकी वजह से हंगामा सारा हुआ। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिल हुआ आर्थिक लिहाज से, वो है इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल। ये एक बड़ा बिल था जिसमें FDI इंश्योरेंस सेक्टर में 74% से बढ़ा के 100% करने का फैसला लिया गया। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिल था वो न्यूक्लियर एनर्जी बिल, शांति बिल जिसका नाम दिया गया, वो पारित हुआ। एनर्जी सेक्टर में एक बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत हो गई। तो ऐसे कई सारे
सारे महत्वपूर्ण बिल यहाँ पे पारित हुए दिखे। एक जो बिल है शेयर मार्केट से लिहाज से इक्विटी सिक्योरिटीज कोड बिल, वो टेबल हो चुका है, अब इस पर चर्चा होकर पारित की जाएगी। लेकिन बिल पारित होने के अलावा दो महत्वपूर्ण विषय पर लंबी चर्चा भी हुई, जिसमें आपको चुनाव सुधार एक महत्वपूर्ण मुद्दा था जिस पर लंबी चौड़ी चर्चा हुई। इसके अलावा दूसरी जो वंदे मातरम पर लंबी चौड़ी चर्चा हुई। मुझे लगता है कि हंगामा तो हुआ, लेकिन ये संसद सत्र कई मायनों में काफी सफल भी रहा। जी लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अब आपको बता दें, भारत ओमान की ट्रेड डील CEPA को 3 महीने में लागू कर दिया जाएगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ओमान ने भारतीयों का जॉब कोटे को 20% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। इसमें सब प्रोफेशन सर्विस भी शामिल होगी। ओमान ने पहली बार भारत के हलाल सर्टिफिकेट को भी मान्यता दी है। गोयल ने कहा कि सरकार हलाल सर्टिफिकेशन को सेंट्रलाइज्ड बनाने के लिए मिशन मोड पर काम करेगी। दुनिया के करीब 50 देशों में जहां हलाल सर्टिफिकेट की जरूरत है, वहां सरकारी ऑफिशियल हलाल सर्टिफिकेशन के जरिए मीट प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट होगा। They have mentioned about halal. For many years, 3-4 years, we have been trying to get the Gulf countries who are the largest users of halal, other than some other Islamic countries, to accept formal halal certified products rather than the current informal processes. We are going to focus on all the countries. We are going to engage with all 55 countries on a mission mode wherever halal certification is largely required, and we are going to insist that only formally approved halal certification should be accepted. अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में जोश रहा है। सेंसेक्स निफ्टी अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स 1% से ज्यादा चढ़कर बंद हुए। कैसे रहा मार्केट का हाल, बता रही है कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, अगर आज का पूरा ट्रेडिंग सेशन देखा जाए तो बाजार ने एक स्टेबल साइड जो है अपनी वो बरकरार रखी है आखिरी तक आते आते भी। आज मैं आपके लिए पूरा सेक्टर का ओवरव्यू लेके आई हूं, जहां से आपको समझ में आएगा कहां पे हमें तेजी देखने को मिली और कहां पे मंदी। आपको स्क्रीन पे देख के साफ समझ आ रहा होगा, केवल कैपिटल मार्केट के स्टॉक ऐसे थे जहां पे हल्की फुल्की गिरावट रही। उसके पीछे का भी सबसे बड़ा कारण यह है कि कल यहां पे हमें शानदार तेजी देखने को मिली थी, उसके बाद आज एक प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला देखा गया, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड अच्छी खासी तेजी आज के सत्र में देखी गई है। ऑटो में करीब 1.5% का इजाफा देखने को मिला। रियलिटी पैक भी करीबन 1.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। आईटी में अच्छी खासी तेजी है। पीएसयू, बैंक, फाइनेंशियल, अक्रॉस द बोर्ड तेजी जो है वो कायम है। इनफैक्ट आखिरी तक आते आते हमने देखा कि रुपी में एक शार्प फॉल आया है और रुपी 89.5 के आसपास जो है वो ट्रेड कर रहा है। और अगर परसेंटेज वाइज बात करी जाए तो 0.80% की हमें एक गिरावट जो है वो रुपी के अंदर देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं एक बाजार में स्टेबलनेस आज के सत्र में देखी गई है। स्टॉक स्पेसिफिक अगर कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स की। देखिए श्रीराम फाइनेंस, यहाँ पे जो जापान की कंपनी है मवजी, उसने 20% हिस्सेदारी खरीदने की जो बात की थी, उसके बाद यहाँ पे अच्छे खासे गेन्स देखने को मिले और कंपनी के लिए काफी बड़ी खबर भी है ये। मैक्स हेल्थ केयर करीबन 3% का इजाफा, बीईएल और पावर ग्रिड में भी 2.25% की बढ़त देखने को मिली है। अगर बात करें लूजिंग पॉकेट की तो एचसीएल टेक खबरों में बना हुआ था, उसके बाद ये गिरावट है। हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील और कोटक महिंद्रा बैंक, यहाँ पे जो दोनों ही मेटल्स इंडस्ट्री के शेयर्स हैं, यहाँ पे बहुत तेजी थी हमें पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली। उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आज देखी गई है। बात करते हैं ब्रॉडर मार्केट की, यानी कि मिड कैप के बढ़ने वाली की। टाटा एलेक्सी शानदार तेजी यहाँ पे देखने को मिली है। वोडाफोन आइडिया जो टैरिफ हाइक है उसको लेके पूरी की पूरी बात चल रही है मार्केट में, उसका सीधा रिफ्लेक्शन यहाँ पे देखने को मिला है। केपीआईटी टेक में और पॉलीकैप में भी जबरदस्त तेजी आज के सत्र में देखी गई है। लूजिंग पॉकेट की बात करें तो वोल्टास, एचडीएफसी, एएमसी, सेल और आईजीएल में थोड़ा सा डेफिनेटली एक प्रेशर बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन ये हफ्ता काफी ज्यादा वॉलेटाइल हमें जो है वो देखने को मिला। लेकिन आखिरी तक आते आते जो बाजार के बुल्स हैं वो सस्टेन होते हुए नजर आए। अब आपको एक गुड न्यूज बताते हैं। देश के फाइनेंशियल सेक्टर में एक मेगा डील का ऐलान हुआ है। जापान के मित्सुबिशी ग्रुप यानी MUFG ने श्रीराम फाइनेंस में 20% हिस्सेदारी खरीदने का करार किया है। यह डील करीब 40,000 करोड़ रुपए में हुई है। इस पर ज्यादा डिटेल्स दे रहे हैं यतिन मोता। भारतीय फाइनेंशियल सेक्टर में जापान का सबसे बड़ा FDI 40,000 करोड़ रुपए श्रीराम फाइनेंस में MUFG ग्रुप पैसा लगाएंगे। अगर हम बात करें तो क्लियरली ये एक मेगा डील है, जहां MUFG लगभग 20% हिस्सेदारी
39,600 करोड़ में खरीदेंगे। और इसी के साथ जो MUFG ग्रुप है ये अपने 2 नॉमिनी डायरेक्टर रखेगा श्रीराम फाइनेंस के बोर्ड पे। डील काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 840-41 रुपए के बीच में ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, जहां अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यूएशन की बात करें तो करीब डाइल्यूशन के बाद 2 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यूएशन पे श्रीराम फाइनेंस अभी ट्रेड करता हुआ आपको नज़र पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटेजिक नीड्स जो हैं श्रीराम फाइनेंस की वो पूरी करती हुई ये डील नज़र पड़ेगी आपको, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल्स और MSME फाइनेंस में बहुत ही ज़्यादा कैपिटल लगता है और ये 40,000 करोड़ रुपए जो फ्रेश कैपिटल है इससे क्लियरली लोन बुक को, नेटवर्थ को एक बड़ा बूस्टर मिलेगा। इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस की जो क्रेडिट रेटिंग है ये काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, जिसके कारण कॉस्ट ऑफ फंड्स गिरेंगे। पास्ट में भी हमने देखा है कि जहां भी इस तरीके की ट्रांजैक्शन हुई है NBFC स्पेस में या फाइनेंशियल स्पेस में, तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटेजिक कैपिटल काम आता है क्रेडिट रेटिंग और ओवरऑल बिजनेस को इंप्रूव करने में। अगर हम NBFC स्टॉक्स की बात करें जो व्हीकल फाइनेंसिंग में है, इसमें सबसे सस्ता आपको इस स्केल पे श्रीराम फाइनेंस का शेयर ही दिखाई देगा। करीब 2.25 टाइम प्राइस टू बुक है फॉरवर्ड बेसिस पे। चोला का शेयर लगभग 5 टाइम प्राइस टू बुक है और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस प्योर प्ले व्हीकल फाइनेंसिंग नहीं है, लेकिन वो भी शेयर लगभग 2 टाइम प्राइस टू बुक ट्रेड होता है। और अगर हम दूसरे NBFCs की बात करें जहां नया कैपिटल आया है या अभी रिसेंट लिस्टिंग हुई, जैसे कि टाटा कैपिटल है, पूनावाला फाइनेंस है, ये 3 से 4 टाइम प्राइस टू बुक ट्रेड करते हैं। और जो सेक्टर का लीडर है बजाज फाइनेंस, ये 6 टाइम लगभग फॉरवर्ड बेसिस पे प्राइस टू बुक ट्रेड करता है। और यही नहीं, अगर हम रिसेंट ट्रांजैक्शंस भी देखें, चाहे वो IDFC बैंक का हो जहां वॉबक पिंकस ने हिस्सेदारी खरीदी, या अगर हम बात करें रिसेंटली मन्नापुरम में प्राइवेट इक्विटी फंड्स ने जो हिस्सा खरीदा, कहीं ना कहीं इससे हमने एक री रेटिंग ही देखी है। RBL बैंक की बात करें तो एमिरेट्स NDB ने शेयर्स खरीदे, येस बैंक में सुमितोमो मित्सुई बैंक ने 16,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। तो ये जो फाइनेंशियल सेक्टर है इसका आंकड़ा इसी साल लगभग $10 बिलियन के पार चला गया है, जिसका एक बड़ा हिस्सा एट्रीब्यूटेबल है श्रीराम फाइनेंस और MUFG डील, जो कि सबसे बड़ा निवेश अभी तक का दिखाई पड़ रहा है। जेफरीज की रिपोर्ट के बाद ग्रो में 10% से ज्यादा की तेजी है। जेफरीज की क्या है रिपोर्ट, बताने के लिए जुड़े आशीष चतुर्वेदी। आशीष, क्या है पूरी खबर? 100 रुपए का इसका इशू प्राइस था। इसके बाद से अगर आप देखें तो स्टॉक ने पलटकर ही नहीं दिखा, एकाएक सिर्फ तेजी नजर आई है। अब आज की रिपोर्ट बड़ी खास है, आई है जेफरीज की तरफ से और इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट आई है। 180 रुपए का टारगेट दिया है, यानी इतनी तेजी के बाद अभी भी अपसाइड यहाँ पर बची हुई है। 180 के टारगेट्स हैं और दरअसल ये बता रहे कि नए एंट्रेंस हैं। कंपेयर करके देखें इन्हें इनके पीयर्स के साथ, तो FY21 में शुरुआत की थी, लेकिन इसके बाद से नंबर ऑफ क्लाइंट्स, ट्रांजैक्शन, हर लिहाज से इनका साइज और स्केल सबसे बड़ा हो गया है। लगातार ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है और ये बता रही है बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो बता रहे कि हो सकता है कि आपको FY28 तक जो EPS का CAGR है ये तकरीबन 35% का देखने को मिल सकता है। बड़ा सिग्निफिकेंट ग्रोथ जो है एस्टिमेट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये बता रहे हैं कि जो इनका ब्रोकिंग बिजनेस है इसमें 19% की बढ़त देखने को मिल सकती है और साथ में जो मार्केट शेयर के गेन्स है ये भी अपने आप में एक एडेड एडवांटेज की तरह काम आएंगे। जो नए सेगमेंट्स हैं, मिसाल के तौर पर MTF यानी मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग, ये बहुत बज़वर्ड चल रहा है पूरी ब्रोकिंग इंडस्ट्री में। वेल्थ मैनेजमेंट, इनमें भी स्केल अप काफ़ी बढ़िया है और बड़ी तेज़ी से ग्रोथ देखने को मिलेगी। लो बेस के चलते जो ग्रोथ का आंकड़ा देखने को मिलेगा ज़बरदस्त होगा। ऑलमोस्ट 5x की जो ग्रोथ है ये यहाँ पर अनुमान लगाकर चल रहे हैं। इस नोट में देखें तो एक और ख़ास बात ये कही गई थी कि अगर आप ग्रो का प्लेटफॉर्म देखें तो US का जो रॉबिनहुड मार्केट्स है इससे काफ़ी मिलता जुलता है, मॉडल भी है और इनका जो यूज़र इंटरफेस है ये भी बड़ा सिमिलर है। और अगर आप रॉबिनहुड को देखें तो पिछले एक साल में 200% से ज़्यादा की तेज़ी इस स्टॉक में आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं इसी मॉडल का रेप्लिकेशन ये बता रहे हैं। और इन सभी चलते आप देखें तो करीब 700 बेसिस पॉइंट का जो है मार्जिन एक्सपेंशन भी इन्होंने फोरकास्ट किया हुआ है। तो बहुत अच्छे एस्टिमेट्स हैं, बढ़िया ग्रोथ के टारगेट्स हैं। इसके चलते जेफरीज यहाँ पर खरीदारी की राय दे रहे हैं 180 के टारगेट के लिए। नया साल अब से बस कुछ ही दिन दूर है, तो साल 2026 के मार्केट में 361 के प्रेसिडेंट अनु जैन को फार्मा और बैंक से काफी उम्मीदें हैं। कैसे होगा बाजार के लिहाजे से नया साल, जानते हैं अनु जैन से। आई वुड बी पॉजिटिव फार्मा, हेल्थ केयर में, चाहे वो डायग्नोस्टिक्स हैं या चाहे वो हॉस्पिटल्स हैं। एंड डायग्नोस्टिक हॉस्पिटल्स में हमने दोनों में करेक्शन देखे हैं। आई थिंक without giving into technical prices to enter, I think यहाँ से as a SIP, as a break, कि every weakness you buy into it, I think this makes sense. The whole point is कि defensive trade इंडिया में एक बैंक्स बचा है
और एक हॉस्पिटल्स या आपके फार्मा सीडीएमओस बचे हैं, कोई खास और डिफेंसिव बचा नहीं है। तो ये नहीं कह रही हूँ कि अगर निफ्टी गिरेगा तो ये नहीं गिरेंगे, बट ये रिलेटिवली कम गिरेंगे। एंड निफ्टी पे हम काफी डिसेंटली न्यूट्रल है, पॉजिटिव है, वी आर नॉट नेगेटिव ऑन द निफ्टी। सो आई वुड बी पॉजिटिव बैंक्स एंड फार्मा फॉर द फुल ईयर। एंड उसमें चाहे वो डायग्नोस्टिक्स हो, उसमें चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, सीडीएमओस हो, ऑल थ्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स वुड वर्क इनटू इट। बाजार एक कदम आगे बढ़ता है लेकिन फिर 2 कदम पीछे खींच लेता है। लगातार ये तीसरा हफ्ता है जब गिरावट हावी रही है। आवाज अड्डा में हम आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं। बाजार बेजान, कड़ा इम्तिहान। जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। दिल्ली में लगातार छठे दिन हवा जहरीली बनी हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 387 के स्तर पर बना हुआ है। प्रदूषण की वजह से शहर के ज्यादातर हिस्से स्मॉग की चपेट में है। इसी पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए दिल्ली में लगातार छठवें दिन भी हवा जहरीली बनी हुई है। प्रदूषण का स्तर यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 387 के आसपास बना हुआ है। इसका मतलब है कि प्रदूषण की स्थिति काफी भयावह है। दमघोटू हवा हर तरफ है। दिल्ली के ज्यादातर इलाके स्मॉग यानी कि एक तरह से बहुत ही जहरीले धुएं की चपेट में है। दिल्ली सरकार ने इस बीच बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली के स्कूलों में 10,000 से ज्यादा एयर प्योरीफायर लगाने का ऐलान किया है। इसके लिए टेंडर भी आज जारी किए जाएंगे। अगर हम बात करें, इस कोहरे की वजह से फ्लाइट और ट्रेनें भी विलंब से चल रही हैं। करीब 152 फ्लाइट्स आज कैंसिल हो गई हैं। इसमें से 73 दिल्ली पर अराइवल वाली और 72 डिपार्चर वाली फ्लाइटें हैं। 80 ट्रेनें विलंब से चल रही हैं और 100 फ्लाइट्स उड़ने में देरी हुई हैं। अगर हम बात करें तो दिल्ली में ग्रैफ 4 लागू है और इस वजह से जो BS6 मानक से कम की गाड़ियां हैं उनकी दिल्ली में एंट्री बैन हो चुकी है। इसके साथ साथ कल से ही नो PUC या नो पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, नो फ्यूल का नियम भी लागू हो चुका है। यानी कि जिन गाड़ियों के पास वैलिड पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है उन्हें पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। और इसकी वजह से जो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाने वालों की तादाद भी है काफी ज्यादा बढ़ गई है। पिछले 2 दिनों में 61,000 से ज्यादा पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट बने हैं। तो कुल मिलाकर दिल्ली की हवा काफी जहरीली बनी हुई है और इसका समाधान जल्दी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। एडलवाइज AAMC से गिफ्ट सिटी के जरिए चीन में निवेश करने का प्लान लॉन्च किया है। इस मौके पर अलग अलग मुद्दों पर कंपनी की MD एंड CEO राधिका गुप्ता से खास बातचीत की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। गिफ्ट सिटी के थ्रू आप चाइना का फंड है वो किस तरह का है और कितनी उसमें आप एक्सपोजर देखते हैं? तो गिफ्ट सिटी के थ्रू हम JP मॉर्गन ग्रेटर चाइना फंड लॉन्च कर रहे हैं। यही वही फंड है जिसमें हम एडलवाइज ग्रेटर चाइना फंड, जो कि एक डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड है, उससे पैसे डालते हैं। देश का सबसे बड़ा चाइना फोकस्ड फंड है, लेकिन उसमें हम पैसे नहीं ले सकते इंडियन करेंसी में क्योंकि RBI की लिमिट्स बंद हैं। लोगों को बहुत डिमांड थी, इसलिए हमने US गिफ्ट के थ्रू ये किया है। और ये इन्वेस्ट करता है मेनलैंड चाइना में और ताइवान और ग्रेटर चाइना। एक साल में कितना फंड है वो भारत से चाइना इन्वेस्ट होने का एक संभावना है थ्रू एडलवाइज? ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन आई टेल यू एडलवाइज ग्रेटर चाइना फंड करीब 2,500 से 3,000 करोड़ के साइज का रहा है। और चाइना इज वन ऑफ द इट्स द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, तो एक मेजर मार्केट तो है। वैल्यूएशंस भी उसकी बहुत महंगी नहीं है, तो एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है लोगों की। उत्तर प्रदेश में एक कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने पर विवाद छिड़ गया है। बहराइच पुलिस लाइन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी भी आए थे। पुलिस ने परेड ग्राउंड में गोस्वामी को गार्ड ऑफ ऑनर और सलामी दी। आमतौर पर यह सम्मान संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों या विशेष मौके पर ही दिया जाता है, लेकिन एक कथावाचक को इस तरह का सम्मान दिए जाने से प्रोटोकॉल और नियमों पर बहस छिड़ गई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए पोस्ट किया है कि जब पूरा पुलिस महकमा सलामी में व्यस्त रहेगा तो प्रदेश का अपराधी मस्त रहेगा। वहीं भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि ये सिर्फ एक प्रशासनिक गलती नहीं बल्कि संविधान पर खुला हमला है। उत्तर प्रदेश के DGP ने भी इस घटना पर नाराजगी जताई है और बहराइच के SP से जवाब तलब किया है।
अगली खबर में बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश एक बार फिर सुलग रहा है। बांग्लादेश में शेख हसीना विरोधी आंदोलन के प्रमुख छात्र नेता और इनकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी के मौत हो गई है। ढाका में चुनाव प्रचार के दौरान बाइक सवार बंदूकधारियों ने उसे गोली मार दी थी। हादी के मौत के बाद कल देर रात ढाका समेत बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा भड़क उठी थी। वहीं ढाका में बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के घर में भी प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की है। दंगाइयों ने बांग्लादेश के अंग्रेजी दैनिक अखबार द डेली स्टार के दफ्तर में भी आग लगा दी, जिसमें 9वीं मंजिल पर 28 पत्रकार फंसे थे। वहीं बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों द्वारा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों और अपना दावा जताने के बाद भारत में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। अब एक नजर आज के कंज्यूमर अड्डा टॉपिक पर। जिम में वर्कआउट करते हुए, ऑफिस में काम करते समय या सोते सोते अचानक होती मौतों की घटनाएं धीरे धीरे सामान्य होती जा रही है। आखिर क्यों युवा इस साइलेंट वार का शिकार हो रहे हैं, इसी को लेकर एक स्टडी सामने आई है और इसी पर शाम 5:57 पर कंज्यूमर अड्डा में करेंगे चर्चा। जरूर जुड़िएगा।